नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्पिरेंट में। तो हम लोग यूजीसी नेट हिंदी में यूनिट 2 यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे हैं। वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसी को हम लोग क्रम से देख रहे हैं, जिसमें हम लोग आदिकाल में भूमिका को देख लिए। आदिकाल के अंतर्गत हम लोग भूमिका पढ़ चुके हैं, प्रकरण 1 पढ़ चुके हैं और प्रकरण 2 पढ़ रहे हैं। अपभ्रंश काव्य है प्रकरण 2, जिसमें हम लोग आज देखते हैं कुछ आचार्यों को, जैसे कि है हेमचंद्र। हेमचंद्र की बात करें तो ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के और उनके भतीजे सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ पे इनका बहुत बड़ा मान था। यानी कि गुजरात के राजा जो सोलंकी राजा सिद्धराज थे और इनके भतीजे कुमारपाल थे, इनके यहाँ पे ये थे, यानी कि इनके ही आश्रित थे ये कवि। तो इनका समय जो है ये याद रखिएगा। और ये किस राजा के यहाँ पे थे? तो गुजरात के राजा के यहाँ पे। यहाँ से आपको सीधा प्रश्न आ सकता है कि हेमचंद जो है वो कहाँ के राजा के दरबार में थे? तो गुजरात के सोलंकी राजा के दरबार में। हेमचंद्र जो है ये सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य हैं। देखिए यहाँ पे आचार्य शुक्ल जी इन्हें सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य माने हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य किसे स्वीकार किया है? तो हेमचंद्र को स्वीकार किया है। ठीक है, ये अपने समय में सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। अब देखिए इन्होंने एक ग्रंथ रचा है सिद्धहेम शब्दानुशासन। ये ग्रंथ इनका व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, जिसमें कि संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है सिद्धहेम शब्दानुशासन में। इनके कुछ दोहे जैसे हैं यहाँ पे, भला हुआ जो माड़िया बहिनी महाड़ा कंतु। भला हुआ जो माड़िया बहिनी महाड़ा कंतु, यानी कि अच्छा हुआ जो मेरे पति युद्ध के दौरान मारे गए। सखी अगर वो घर लौट के आते, युद्ध छोड़ के आते, तो वो लज्जा की बात थी। इस तरह से यहाँ पे हेमचंद जी के ये हैं। इनका एक और ग्रंथ था कुमारपाल चरित। क्या ग्रंथ था? कुमारपाल चरित। ये एक प्राकृत काव्य है। ठीक है, प्राकृत काव्य है। तो यहाँ पे हम लोग हेमचंद को देख लिए। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे पे है सोमप्रभ सूरी यानी कि शुक्ल जी। देखिए यहाँ पे शुक्ल जी की किताब में जो जो चीज़ दिया गया है हम लोग बस उसी को देख रहे हैं। सोमप्रभ सूरी जो हैं, इनके बारे में शुक्ल जी क्या लिखते हैं कि ये भी एक जैन पंडित थे। सोमप्रभ सूरी भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध लिखा। क्या लिखा? यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होना है हम लोग को। देखिए कुमारपाल चरित किसने लिखा और कुमारपाल प्रतिबोध किसने लिखा? सेम है। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कुमारपाल चरित हेमचंद का है और कुमारपाल प्रतिबोध जो है यह सोमप्रभ सूरी की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया, कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक रचना लिखा। और कुमारपाल प्रतिबोध जो है ये गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है। क्या है ये? गद्य पद्य में, यानी कि यह गद्य और पद्य दोनों में है। यानी कि बोल सकते हैं कि यह एक चंपू काव्य है। क्या है यह एक चंपू काव्य है। ठीक है, कुमारपाल प्रतिबोध। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जैनाचार्य मेरुतुंग को। जैनाचार्य मेरुतुंग के विषय में क्या लिखे हैं कि इन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ, ये जो है यह संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत ग्रंथ लिखा था।
ठीक है। और यह ग्रंथ जो है वो किस ढंग से बनाया गया था, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ये भोज प्रबंध के ढंग पे लिखा गया ग्रंथ है। एक सेकेंड, यह ग्रंथ जो है यह भोज प्रबंध के ढंग से बनाया गया ग्रंथ है। इसमें क्या है, बहुत सारे पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं। बहुत सारे पुराने राजाओं के आख्यान हैं इसमें। किसमें, तो प्रबंध चिंतामणि में। तो यहाँ पे जैनाचार्य मेरुतुंग से हम लोग देख लिए कि यह एक प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ लिखे 1361 में। ठीक है। देखिए, आपको ग्रंथ के साथ में कुछ जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उसके आप लोगों को सन को भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ग्रंथ को भी क्रम से लगाने के लिए दे दिया जाता है। अभी अगर हम लोग पैटर्न देखें तो क्रम लगाने का बहुत ज़्यादा पैटर्न चला हुआ है, जिसमें आपको कभी कवियों का क्रम लगाने दे देता है, कभी उनकी रचनाओं का क्रम लगाने दे देता है, कभी रचनाओं के आधार पे कवियों का क्रम लगाने दे देता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि कुमारपाल प्रबंध चिंतामणि जो है यह 1361 की रचना है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। शार्ङ्गधर, नेक्स्ट है शार्ङ्गधर। शार्ङ्गधर जो है इनका आयुर्वेद का ग्रंथ है। इनका आयुर्वेद का ग्रंथ जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, आयुर्वेद ग्रंथ। ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। ये क्या थे, अच्छे कवि भी थे और ये सूत्रकार भी थे, अच्छे सूत्रकार भी थे। ठीक है। इन्होंने शार्ङ्गधर पद्धति के नाम से एक सुशोभित संग्रह किया। शार्ङ्गधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया और अपना इसमें अपना परिचय दिए हैं। ठीक है ना। शार्ङ्गधर पद्धति में शार्ङ्गधर ने हम्मीर रासो नामक एक वीर गाथा काव्य की रचना की। प्रचलित काव्य है हम्मीर रासो के रचनाकार शार्ङ्गधर है। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं पे आके समाप्त हो जाती है। तो यहाँ से देखिए, पहला तो शार्ङ्गधर जो हैं इनके प्रसिद्ध रचना हम्मीर रासो को नहीं भूलना है। और यहाँ से देखिए अपभ्रंश, शुक्ल जी कह रहे हैं कि अपभ्रंश की परंपरा का अंत जो है वो शार्ङ्गधर के समय से, यानी कि यहाँ से हो जाता है। ठीक है। शुक्ल जी लिखते हैं किताब में, हम लोग भूमिका में देखे हुए हैं, प्राकृत पिंगल सूत्र को उलटते पुलटते मुझे हम्मीर की चढ़ाई, वीरता आदि के पद्य छंदों के उदाहरण में मिले। वहाँ पे शुक्ल जी ये मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ से अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा समाप्त होती है। आगे है, यद्यपि 50-60 वर्ष बाद भी विद्यापति जी जो हैं यानी कि 1460 में विद्यापति अपभ्रंश में 2 छोटी पुस्तक लिए। यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे यानी कि बाद में विद्यापति ने बीच बीच में देश भाषा के भी कुछ पद्य रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी पुस्तकें लिखी, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान जो है वो देश भाषा ले चुकी थी। यानी अपभ्रंश का समय यहाँ से अंत माने हैं, लेकिन देखिए शुक्ल जी जैसा काल विभाजन के दौरान भी स्पष्ट किए हैं कि किसी भी समयावधि में प्रचुरता हो सकती है, लेकिन किसी एक प्रकार के एक प्रधान रचनाओं का जो है, जैसे हम लोग अगर भक्ति काल को देखें तो उसमें भक्ति काल के प्रचुर मात्रा में रचना हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वीरगाथात्मक रचना नहीं हुई है। तो इसी प्रकार यहाँ पे अपभ्रंश का समय अंत तो माना है, लेकिन उसके बाद भी विद्यापति जी जो हैं ये 2 छोटी पुस्तकें अपभ्रंश में यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री नेपाल में कीर्तिलता की एक प्रति राजकीय पुस्तकालय से प्राप्त हुई। यानी महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी जो थे ये कहाँ गए, ये नेपाल गए।
तो वहाँ पे क्या हुआ, राजकीय पुस्तकालय जब गए तो वहाँ पे कीर्तिलता की एक प्रति इनको मिली, तो जिसकी नकल क्या किया उन्होंने लेके यहाँ आ गए। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह के वीरता का उल्लेख है, वीरता का उल्लेख है, उनकी वीरता का है, उनके उदारता का है, उनके गुण ग्राहकता का है, उनके गुणों का वर्णन कहाँ पे है, तो कीर्तिलता में। ठीक है, और ये कीर्तिलता के रचयिता कौन है, तो ये विद्यापति। Are you lagging behind? आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं प्रकरण 3 को। प्रकरण 3 में क्या है, वीर गाथा काल। यहाँ से शुक्ल जी जो हैं नामकरण के वीर गाथा काल 1050 से 1375। ठीक है, प्रकरण 3 देश भाषा काव्य है। तो हम लोग नामकरण देख लिए हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहास को, यानी कि समस्त हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को शुक्ल जी ने 4 कालखंडों में बांटा। पहला क्या रखा, आदिकाल या वीरगाथा काल, आदिकाल या वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल या गद्य काल। ठीक है, इसके समय को अगर देखें तो शुक्ल जी आदिकाल का समय क्या रखे हैं, संवत 1050 से 1375, फिर भक्ति काल का 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अब तक। ठीक है, अब हम लोग देख लिए थे कि इन कालखंडों के भी प्रकरणों में विभाजित किए, आदिकाल को भी प्रकरण में बांटे हैं, भक्ति काल को, रीति काल को, आधुनिक काल को भी। तो अभी हम लोग आदिकाल देख रहे हैं, तो आदिकाल के प्रकरण 3 पे हम लोग आ गए हैं, जहाँ पे की है देश भाषा काव्य। प्रकरण 3 में क्या रखे हैं, देश भाषा काव्य को रखे हैं। ठीक है, तो देखिए शुक्ल जी कह रहे हैं, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य, जैसे बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जो कि अप्रामाणिक हैं, लेकिन उसी पर हमें संतोष करना पड़ेगा। यानी शुक्ल जी कह रहे हैं कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा, जो भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से मुक्त हो गई, देशी भाषा वही है, तो देशी भाषा वही है। यहाँ पे बोल रहे देशी भाषा क्या है, जो आम बोलचाल की भाषा थी, प्राकृत की रूढ़ियों से मुक्त भाषा थी, मानक भाषा जो नहीं थी, परिनिष्ठित भाषा नहीं थी। तो बोल रहे हैं कि बहुत जो पुराने काव्य थे, जैसे बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, यही आजकल मिलते हैं, और वो भी क्या है, असंदिग्ध हैं, वो भी संदिग्ध है, यानी कि अप्रामाणिक हैं। लेकिन चूँकि इतना ही रचना मिलता है, तो शुक्ल जी बोल रहे हैं कि इसी रचनाओं से हमें संतोष करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे बोल रहे हैं कि राजसभाओं में जो दोहा सुनाया करते थे राज्याश्रित कवि, वो किस प्रकार के दोहा रचते थे, तो नीति और श्रृंगार के पद जो थे वो दोहों में लिखते थे। यानी राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति और श्रृंगार के जो पद थे, नीति श्रृंगार संबंधी जो प्रायः पद सुनाया करते हैं वो दोहों में, और वीर रस के पद, वीर रस प्रधान पद छप्पे में सुनाया करते थे। ध्यान दीजिए, नीति और श्रृंगार संबंधी दोहों में सुनाया जाता था, और वीर रस के जो पद थे वो छप्पे में सुनाया जाता था। वीर गाथा जो है, वीर गाथा को हम 2 रूपों में पाते हैं। क्या सब, तो एक है मुक्तक और दूसरा है प्रबंध। वीर गाथा जो है इसे 2 रूपों में देखा गया, मुक्तक और प्रबंध के रूप में। इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा सा मिश्रण रहता था। ठीक है, देखिए किसी भी काव्य में बस एक चीज़ को पकड़ के लिखना थोड़ा सा ये है। तो इसमें क्या है ना कि प्रधान रस तो वीर थे, लेकिन सहायक रस में श्रृंगार भी था। हम लोग देख चुके हैं, विद्यापति के ही पद ले लीजिए, उसमें श्रृंगार रस की भी प्रधानता है।
तो वहाँ पे क्या है, वीर रस, राधा कृष्ण का वर्णन किए हैं। तो वीर रस और श्रृंगार रस दोनों ही मिलते हैं हमें। वीर प्रधान था और श्रृंगार जो है वो सहायक रस के रूप में कार्य करते थे। साहित्यिक प्रबंध के रूप में पार्टी थी कल रात किसे माना है, तो पृथ्वीराज रासो को। साहित्यिक ग्रंथ के रूप में यहाँ पे पृथ्वीराज रासो को प्राचीन ग्रंथ माने हैं शुक्ल जी। यानी कि यहाँ पे है, शुक्ल जी का कहना है कि वीर गाथाएं जो मिलती है, वीर गाथाएं जो मिलती है ये दो रूपों में देखने को मिलती है। क्या सब, तो एक तो साहित्यिक प्रबंध के रूप में मिलती है और एक मिलती है वीर गीत के रूप में। पहला साहित्यिक प्रबंध के रूप में और दूसरा वीर गीत के रूप में। तो साहित्यिक प्रबंध के रूप में प्राचीन ग्रंथ माना गया पृथ्वीराज रासो को, जबकि वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक बीसलदेव रासो को माना गया। आगे देखिए, रसायन शब्द जो है ये बीसलदेव रासो में मिलता है। ध्यान रखिए, शुक्ल जी लिखे हैं रसायन शब्द कहाँ से मिलता है, बीसलदेव रासो से ही मिलता है। यानी कि बीसलदेव रासो में रसायन शब्द बार बार आते हैं, ठीक है। अतः रसायन शब्द जो है शुक्ल जी को यहीं से समझ आते हैं और यही होते होते रासो हो गया। तो जब हम रासो शब्द की उत्पत्ति को पढ़ेंगे, उसमें शुक्ल जी ने रासो का संबंध रसायन से ही स्वीकार किया है, जो कि बीसलदेव रासो से सामने को आया है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे है खुमान रासो। खुमान रासो कुछ रासो ग्रंथ हैं। सबसे पहला खुमान रासो, इसकी अगर हम लोग बात करें तो संवत 810 से 1000 के बीच में रची गई यह ग्रंथ है। अब इसके रचनाकार कौन है, तो दलपत विजय हैं। दलपति विजय जो हैं वो खुमान रासो की रचना किए हैं। इसमें क्या वर्णन है, चित्तौड़ के रावल खुमान का। यानी कि चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए थे, ठीक है। कर्नल टॉड ने इनको एक मानकर इनके युद्ध का विस्तार से वर्णन किया है। यहाँ पे खुमान रासो जो है इसमें क्या है, चित्तौड़ के राजा रावल खुमान का वर्णन है। खुमान में कितने राजा हुए थे, तो 3 राजा हुए थे। खुमान ने 24 युद्ध किए थे। खुमान जो है ये 24 युद्ध किए थे, ठीक है, जिसमें विक्रम संवत करीब 869 से लेके 893 तक इनका राज्य था। और यह समस्त वर्णन दलपत विजय की रचना खुमान रासो में मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ हम लोग देख लिए कि यहाँ से देखिए 2-3 पॉइंट फिर से एक बार देख लेते हैं। खुमान रासो के रचनाकार सबसे पहले याद रखना है, जो कि है दलपत विजय, खुमान रासो के रचनाकार। नेक्स्ट, खुमान रासो कब लिखा गया, तो संवत 810 से 1000 के बीच लिखा गया। इसमें किस राजा का वर्णन है, तो चित्तौड़ के राजा रावल खुमान का वर्णन है। और यहाँ से ही देखने को मिलते हैं हमें क्या, कि यहाँ पे ये सारे वर्णन कहाँ हैं, खुमान रासो में वर्णित है। यानी कि यहाँ पे 3 राजा हुए थे, चित्तौड़ में 3 राजा हुए थे। ये सारे वर्णन खुमान रासो से मिलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो में क्या है, बीसलदेव रासो जो है यह नरपति नाल की रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नरपति नाल की रचना है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बीसलदेव रासो के रचनाकार मिलान करने के लिए आता है। तो नरपति नाल जो है इनके रचनाकार हैं। कवि जो नरपति नाल कवि विग्रह राजा चतुर्थ उपनाम बीसलदेव के समकालीन थे। बीसलदेव जो थे ये कौन थे, बीसलदेव जो हैं ये विग्रह राजा चतुर्थ थे और इनके ही समकालीन जो है वो नरपति नाल हैं, ठीक है। ये राजकवि थे। राजकवि थे कौन, नरपति नाल थे राजकवि। इन्होंने बीसलदेव नामक एक छोटा सा ही, ये ग्रंथ जो है ये काफ़ी छोटा ग्रंथ है, मात्र 100 पृष्ठों का यह ग्रंथ है और ये 1212 ईस्वी में जो है
यह लिखा गया ग्रंथ है। इसमें कुल 4 खंड हैं और लगभग 2000 चरणों में यह समाप्त हो जाता है। यानी कि बीसलदेव रासो बहुत ही छोटा ग्रंथ है, मात्र 100 पृष्ठों का ग्रंथ है। अब इसमें कुछ इसके डिटेल्स को देख लें। इनमें नायिका जो है वो राजा भोज की पुत्री राजमती है। राजा भोज की पुत्री राजमती है इसमें नायिका। नायक है इनके विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बीसलदेव। ठीक है, और यह रचना मात्र 4 खंडों में है। यह घटनात्मक नहीं वर्णनात्मक काव्य है। खंड 1 में क्या है कि राजमती और बीसलदेव का विवाह होता है। खंड 2 में है तो यहाँ पे खंड 1 में जो है, खंड 1 में क्या है कि विवाह होता है। किसका विवाह होता है? तो राजमती यानी कि राजा भोज की पुत्री राजमती और विग्रहराज चतुर्थ यानी बीसलदेव का विवाह हो जाता है। अब खंड 2 में क्या है, विग्रहराज रूठकर उड़ीसा चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? विग्रहराज रूठकर। विवाह के पश्चात विग्रहराज रूठ जाते हैं यानी बीसलदेव रूठ जाते हैं और ये चले जाते हैं उड़ीसा। और वहाँ कितने वर्ष रहते हैं? 1 वर्ष रहते हैं। खंड 3 में वियोग वर्णन है, यानी कि जब बीसलदेव रूठकर उड़ीसा चले जाते हैं तो क्या होता है, राजमती जो है वो यहाँ पे अपना वियोग वर्णन करती है। यानी यहाँ पे वियोग वर्णन होता है, 12 मासा पद्धति पे वियोग वर्णन होता है। और खंड 4 में क्या है, जब वियोग हुआ फिर ये लौट कर आ गए, यानी कि बीसलदेव और राजमती को फिर से चित्तौड़ लेके चले गए। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि सबसे पहले खंड 1 में देख लिए कि मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती का सांभर के राजा बीसलदेव के साथ में विवाह होता है। खंड 2 में देख लिए बीसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाना और वहाँ पर 1 वर्ष उनका रहना। फिर खंड 3 में हम लोग देखें कि राजमती का वियोग वर्णन है, विरह वर्णन है और फिर बीसलदेव का उड़ीसा से लौटना। खंड 4 में है भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा बीसलदेव का वहाँ जाकर राजमती को फिर से चित्तौड़ ले जाना। यहाँ पे देखिए राजा भोज अपनी पुत्री को पहले अपने यहाँ लेके चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर बीसलदेव आते हैं और फिर राजमती को चित्तौड़ ले जाते हैं। तो यह रचना जो है यह घटनात्मक काव्य नहीं है, यह एक वर्णनात्मक काव्य है। अब यहाँ पे लिखते हैं शुक्ल जी कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो यह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, ये जो रचना है यानी बीसलदेव रासो जो है, यह रचना वीर रस प्रधान जो है वो इनका किंचित आभास मात्र, यहाँ पे वीर रस प्रधान तो है लेकिन ये मुख्यतः जो है वो श्रृंगार रस प्रधान रचना है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे विरह वर्णन सब दिया गया है तो यह श्रृंगार वर्णन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पिंगल भाषा की बात करें, यहाँ पे 2 भाषाओं को समझ लीजिए। पिंगल भाषा जो है ये प्रादेशिक बोली और प्लस ब्रज बोली है। यानी कि प्रादेशिक बोली में जब ब्रज मिश्रित होता है तो वह पिंगल होता है और डिंगल में अपभ्रंश प्लस शुद्ध राजस्थानी भाषा होती है। यानी कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या फिर मध्य देश की भाषा का जब जो क्या है संयोग होता है तो सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो जाती है और यह जो है यह पिंगल भाषा बन जाती है, इसे हम लोग पिंगल कहते हैं। वहीं अपभ्रंश के साथ जब शुद्ध राजस्थानी भाषा का मिलन होता है तो यह डिंगल कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे है चंद बरदाई। तो आगे क्या है, चंद बरदाई, यानी कि यह किसकी रचना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रख्यात रचना है पृथ्वीराज रासो। इनका रचना बहुत ही प्रख्यात रचना है
पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई कवि का। इनका अगर समय देखें संवत 1225 से 1249 के लगभग में इनका जो है ये समय स्वीकार है। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। देखिए महत्वपूर्ण, यह हिंदी के प्रथम महाकवि शुक्ल जी जो हैं वो हिंदी के प्रथम महाकवि किसे माने हैं, तो चंद्रवरदाई को माने हैं। हम लोग पीछे देखे थे शिव सिंह सेंगर जो थे वो किसे माने थे, पुष्य कवि को माने थे। और यहाँ पे चंद्रवरदाई को किसने माना है, तो आचार्य शुक्ल जी माना है। इनका जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और यह 69 समय या सर्गों में विभाजित है। अगर इसके मुख्य छंद की बात करें तो कवित छंद यानी कि 56 छंद जो है ये मुख्य छंद है। इसमें दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या ये सारे छंद भी मिलते हैं। और इसे जो है वो पूरा किसने किया, चंद्रवरदाई ने इसे लिखना शुरू किया, लेकिन इसे पूरा करने का श्रेय चंद के पुत्र जलहन को जाता है। ठीक है, इसे पूरा करने का श्रेय किसे जाता है, चंद्र के पुत्र जलहन। शुक्ल जी जो हैं वो इन्हें अप्रामाणिक माना है। देखिए ध्यान देने वाला बात है यहाँ पे, पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी अप्रामाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो के विषय में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे 3 मत थे, क्या सब, तो इसे प्रामाणिक मानने वाला, अप्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक। तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में जानेंगे। अभी बस देखिए कि शुक्ल जी इसे अप्रामाणिक माने हैं। पृथ्वीराज रासो के कुल 4 संस्करण जो हैं वो प्रसिद्ध हुए। पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्रसिद्ध हैं, तो 4 संस्करण इसके प्रसिद्ध हैं। प्रथम संस्करण की बात करें तो यहाँ पे क्या है, प्रथम संस्करण सबसे बड़ा संस्करण था, 69 सर्ग थे इनमें, और ये जो है नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा प्रकाशित था, जिसमें छंदों की संख्या है 16,306 छंद हैं इसमें। द्वितीय संस्करण में 7,000 छंद थे, तृतीय में 3500 छंद थे और चतुर्थ संस्करण सबसे छोटा था। तो सबसे बड़ा संस्करण याद रखना है, पहला संस्करण था जिसमें 69 सर्ग थे और 16,306 यहाँ पे क्या थे, छंद थे, और यह प्रकाशित हुआ था नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा। चतुर्थ में मात्र 1300 छंद रह गए थे। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के पद्मावती सर्ग, पृथ्वीराज रासो के पद्मावती सर्ग के कुछ पद्य नमूने के लिए हैं। यहाँ पे देखिए ये शुक्ल जी की किताब में मिलता है, और ये जो है 1-2 दोहे बोले या फिर कुछ सर्ग जो है ये दे दिया, पंक्तियाँ दे दी जाती है और पूछ लिए जाते हैं कि ये कहाँ से है। हिंदुवान थान उत्तम सुदेश तह उदित दुग्ध सुदेश, ये है एक। और देखिए मनहु कला ससभान कला 1600 बनी है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि ये पृथ्वीराज रासो से लिया गया है। आगे है भट्ट केदार का, आगे है भट्ट केदार। भट्ट केदार के बारे में क्या है देखिए, भट्ट केदार मधुकर कवि भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया। मधुकर कवि भट्ट केदार ने जो है ये क्या किए, तो कन्नौज के सम्राट, कहाँ के सम्राट, कन्नौज के सम्राट, कन्नौज के सम्राट जयचंद, जयचंद का गुणगान गाया। रासों में जो है चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। जब हम लोग रासों को गहन अध्ययन करेंगे वहाँ पे देखेंगे कि भट्ट केदार और चंद का जो है, चंद यानी कि चंद्रवरदाई, उनके जो है संवाद का भी एक स्थान पर उल्लेख है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा, जयचंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा, और जय मयंक जस चंद्रिका जो है नामक एक ग्रंथ मधुकर कवि ने लिखा। ये दोनों, लेकिन ये दोनों ग्रंथ जो है ये उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये दोनों ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, केवल इनका जो है वो सिंघाचे दयालदास कृत राठौड़ों की ख्यात में मिलता है। ठीक है ना, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ये अनुपलब्ध ग्रंथ है, इनका उल्लेख मिलता है
सिंघायच दयाल दासकृत राठौड़ों की ख्यात में। ये देखिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसे हम लोग एक बार ध्यान देने बस मात्र की चीज़ है। आगे बस आपको रचना और इसके रचयिता जो हैं इसे ध्यान रखना होगा, यहाँ से यही क्वेश्चन आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जगनीक। जगनीक के बारे में है। जगनीक जो है ये इनका समय अगर देखिएगा तो संवत 1230 है। जगनीक का समय क्या है आपको 1230 के आसपास मिलेगा। जगनीक के विषय में क्या प्रसिद्ध है देखिए। कलिंजर के राजा परमार के यहाँ एक भाट थे। जगनीक कौन थे? कलिंजर के राजा परमार के यहाँ पे जगनीक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबे के 2 प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल यानी कि उदय सिंह के चरित्र का विस्तृत वर्णन किया। आल्हा और उदल नामक प्रसिद्ध वीर थे, इनके ही चरित्र का वर्णन जगनीक ने किया। और ये कहाँ पे थे? तो कलिंजर के राजा परमार के यहाँ पे एक भाट के रूप में थे। ठीक है, इनके वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन और वीर गाथात्मक काव्य के रूप में लिख दिया। ये गीत आल्हा नाम से प्रसिद्ध है। ये गीत है आल्हा नाम से प्रसिद्ध, और इसे गाया कब जाता है? तो इसे रात्रि में गाया जाता है। इसे रात्रि में गाया जाता है। इसके एक दोहा जो है वो काफ़ी फेमस दोहा है। देखिए, 12 बरस लौ कुकर जिए और 13 ले जिए सियाड़, बरिस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये जो है इसका मतलब जैसे देखिए 12 बरस ले कुकर जिए यानी कि कुत्ता जो है वो 12 बरस जीता है, 13 बरस जिए सियाड़, सियाड़ 13, और क्षत्रिय जो होता है, जो एक क्षत्रिय होता है वह 18 वर्ष जीता है। आगे के जीवन को धिक्कार माना गया है। आगे के जीवन को धिक्कार माना गया है। तो ये प्रसिद्ध जो है इसके दोहा है। आल्हा का प्रचार जो है वो अगर देखिएगा तो पूरे एकदम से उत्तर भारत पर जो है इसका प्रचार होता है। मुख्य केंद्र इसका जो है वो बैसवाड़ा माना जाता है, लेकिन आल्हा जो है आल्हा उदल के चरित्र का वर्णन पूरे उत्तर भारत में किया जाता है। बैसवाड़ा और बुंदेलखंड में जो है ये विशेष तौर पे गाए जाते हैं, और ये बरसात के मौसम में गाए जाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए कि ये बरसात के मौसम में गाए जाते हैं। इस गीत का जो एक संग्रह है वो आल्हा खंड के नाम से छपा है। इसके गीतों का संग्रह जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं आल्हा खंड के नाम से है, जो अभी हम लोग को भी सुनने को मिलता है, बहुत ये प्रसिद्ध हैं। आगे है श्रीधर। श्रीधर जो है इसके बारे में है, इसके बारे में आप लोग याद रखिए कि रणमल छंद इनके रचना का नाम है, और इनका अगर संवत देखिएगा तो 1454 के आसपास का इसका समय है। ठीक है, और इनकी रचना है रणमल छंद। ये एक काव्य रचे, और इसमें ईडर के राठौड़ राजा रणमल के विजय का वर्णन है। क्या है? ईडर के राठौड़ राजा रणमल की विजय का वर्णन। यहाँ से बस हमें ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग का प्रकरण 3 खत्म होता है। आगे की क्लास में हम लोग प्रकरण 4 फुटकल रचना को देखेंगे, और वहाँ पे हम लोग आदिकाल को जो है पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर भक्ति काल शुरू करेंगे। तो आप लोगों को अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को सभी क्लासों का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।